नमस्कार, संसद समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और सबसे पहले आइए समाचार सुनते हैं लोकसभा के। केंद्र की राजग सरकार ने आज लोकसभा में आश्वासन दिया कि वो आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर विचार कर रही है। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर राजग की सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी और विपक्षी वाईआरएस कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने आज लगातार दूसरे दिन लोकसभा में नारेबाजी की। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सदन में नारेबाजी कर रहे टीडीपी और वाईआरएस कांग्रेस के सदस्यों को आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है। सरकार इन मुद्दों का समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। लेकिन दोनों दलों के सदस्यों ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से एक समय सीमा दिए जाने की मांग की। इस पर संसदीय मामलों के मंत्री अनंत कुमार ने भी कहा कि वित्त मंत्री सदन में आश्वासन दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो भी आश्वासन दिया है वो उस पर प्रतिबद्ध है। सरकार आंध्र प्रदेश के लोगों के साथ है और सरकार को इसके लिए कुछ समय दीजिए। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का मामला आज लगातार दूसरे दिन लोकसभा में उठा और सदन की कार्यवाही 2 बार 15-15 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में आज खाड़ी के विभिन्न देशों में कार्यरत भारतीय श्रमिकों की दयनीय स्थिति का मामला उठा और सरकार से ऐसे कामगारों की सहायता के लिए तुरंत कार्रवाई करने और वहां एक प्रतिनिधिमंडल भेजे जाने की मांग की गई। आरएसपी के एन.के. प्रेमचंद्रन ने शून्यकाल में अबू धाबी में केरल निवासी 300 भारतीय श्रमिकों के फंसे होने का मामला उठाया और कहा जिस कंपनी में ये कार्यरत थे उसने पिछले 8 महीने से उन्हें वेतन नहीं दिया है और उनके पासपोर्ट भी छीन लिए। उनकी वीजा अवधि भी समाप्त हो चुकी है। शिरोमणि अकाली दल के प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने पंजाब के लुधियाना से ताल्लुक रखने वाले 3 युवकों के लीबिया में फंसे होने का मुद्दा उठाया। माकपा के पी करुणाकरन ने ओमान में पिछले 20 से 25 सालों से कार्यरत भारतीय नर्सों को अस्पतालों द्वारा नौकरी से निकाले जाने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय श्रमिकों के मामले को गंभीरता के साथ देखे। भाजपा के राघव लखनपाल सिंह ने बुलंदशहर बलात्कार मामले की पृष्ठभूमि में कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बद से बदतर हो रही है, लेकिन वो किसी आरोप प्रत्यारोप में उलझने या मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहते। कांग्रेस की सुष्मिता देव ने भी बुलंदशहर मामले की पृष्ठभूमि में कहा कि देश में महिलाएं और बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। सुष्मिता ने कहा कि इसी कड़ी में पिछले दिनों असम से 31 लड़कियों को तस्करी कर गुजरात ले जाया गया। उन्होंने इस मामले में 3 संगठनों की संदिग्ध भूमिका की जांच कराए जाने की सरकार से मांग की। माकपा के पी.के. बीजू ने शून्यकाल में हरित गलियारा परियोजना में केरल को शामिल करने, जबकि अन्ना द्रमुक के एम चंद्रकाशी ने चिदम्बरम रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किए जाने की मांग की। तृणमूल कांग्रेस के दीपक अधिकारी ने घाटल मास्टर प्लान के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में केंद्र सरकार से जानना चाहा कि इसे कब अमल में लाया जाएगा। इसी पार्टी की रत्ना डे ने पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के गुप्तीपाड़ा इलाके के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन महत्व को देखते हुए इसे देश के पर्यटन मानचित्र में शामिल करने की मांग की। गढ़वाल के पहाड़ी और दूरदराज के इलाकों में बैंकिंग शाखाओं को खोले जाने की मांग करते हुए भाजपा के भुवन चंद्र खंडूरी ने कहा कि पहाड़ी इलाकों में बैंकिंग सुविधाओं के अभाव में लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ हासिल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा के ही भैरव प्रसाद ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत दावों को दाखिल करने की समय सीमा 31 अगस्त तक बढ़ाए जाने की मांग की। शिवसेना की भावना गवली ने भी इसी योजना के तहत महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिलने का मुद्दा उठाया। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने असम में आई भयंकर बाढ़ का मुद्दा उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार को गंगा नदी की स्वच्छता के साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी के रखरखाव पर भी ध्यान देना चाहिए। भाजपा के वीरेंद्र कुमार ने कहा कि हर साल हजारों की संख्या में बच्चे लापता हो जाते हैं और उनमें से केवल कुछ ही बच्चे अपने माता पिता से मिल पाते हैं। उन्होंने राज्य सरकारों के समन्वय से बाल तस्करी में शामिल गुटों का पता लगाने और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की। भाजपा के ही जगदम्बिका पाल ने उत्तर प्रदेश में डेंगू बीमारी के बढ़ते प्रकोप की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया और इसे रोकने के लिए कदम उठाने को कहा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण के संबंध में एक विधेयक पेश किया। रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य एन.के. प्रेमचंद्रन ने नियमों को हवाला देते हुए विधेयक को पेश करने का विरोध किया। उनका कहना था कि इसी प्रकृति का एक अन्य निजी विधेयक सदन में लंबित है। इस पर अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि इस विधेयक को मंत्री पेश करने जा रहे हैं उसे राज्यसभा पहले ही पारित कर चुकी है और इसकी प्रकृति सदन में लंबित विधेयक के समान हो सकती है, लेकिन ये उससे पूरी तरह अलग विधेयक है।
इसके साथ ही सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को पेश करने की अनुमति दे दी। इसके साथ ही सदन ने रेलवे की एक कन्वेंशन समिति द्वारा लाभांश के संबंध में दी गई रिपोर्ट पर रेल मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा 29 जुलाई को सदन में प्रस्तुत सरकारी संकल्प पर अधूरी चर्चा को भी आगे बढ़ाया। संकल्प पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कई सदस्यों ने रेलवे के लिए अलग राष्ट्रीय नीति बनाने की भी मांग की। पूर्व रेल मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के सदस्य दिनेश त्रिवेदी ने रक्षा और विदेश संबंधी राष्ट्रीय नीति की तर्ज पर भारतीय रेलवे के लिए भी राष्ट्रीय नीति बनाने का सुझाव दिया। भाजपा के शरद त्रिपाठी ने कहा कि रेलवे केवल व्यापारिक संसाधन नहीं बल्कि परिवहन का सामाजिक दायित्व भी निभाता है। वाईएसआर कांग्रेस के भैरव प्रसाद राव ने कहा कि रेलवे को पेशेवर और कमर्शियल तरीके से चलाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के जयप्रकाश नारायण यादव ने कहा कि पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद के कार्यकाल में रेलवे ने 90,000 करोड़ रुपए का मुनाफा दिया था। उन्होंने रेलवे में सुरक्षा, बेहतर खान-पान सुविधाओं और समय सारणी पर ध्यान देने की मांग की। सरकारी संकल्प पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि वैकल्पिक स्रोतों से रेलवे के लिए राजस्व अर्जित करने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। श्री प्रभु ने बताया कि इस तरह से रेलवे के लिए विजन 2020 तैयार कर रही है। इसे सांसदों, राज्य सरकारों समेत सभी पक्षों से विस्तृत परामर्श के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। रेलवे में क्रांतिकारी बदलाव लाने की प्रतिबद्धता जताते हुए मंत्री ने कहा कि रेलवे की विभिन्न शाखाओं को नया रूप प्रदान किया जाएगा। उन्होंने सभी राज्यों की भी समस्याओं पर ध्यान दिए जाने का आश्वासन दिया। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से संकल्प को पारित कर दिया। और आइए अब बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा में आज देश के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं एवं लड़कियों के साथ दुष्कर्म एवं उनकी हत्या करने के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई गई है और सरकार से ऐसे मामलों को रोकने के लिए समुचित कदम उठाने की मांग की गई। शून्यकाल में मनोनीत सदस्य संभाजी राजे शिवाजी ने राष्ट्रीय राजधानी और महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न भागों में महिलाओं एवं लड़कियों के साथ दुष्कर्म एवं उनकी नृशंस हत्या किए जाने के बढ़ते मामलों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कई मामलों में तो नाबालिग लड़कियों को भी दुष्कर्म का शिकार बनाया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर रॉय ने शून्यकाल में केरोसिन के दाम बार बार बढ़ाए जाने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इससे देश के गरीब वर्ग के लोगों पर विपरीत असर पड़ रहा है। शून्यकाल में ही कांग्रेस के शांताराम नाइक ने आसन से जानना चाहा कि उन्होंने भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ एक विशेषाधिकार हनन नोटिस दिया था, उसका क्या हुआ। इस पर उपसभापति श्री कुरियन ने जवाब दिया कि उनके नोटिस पर सभापति गौर कर रहे हैं। सभापति इस मामले में जो भी निर्णय करेंगे उन्हें अवगत करा दिया जाएगा। कांग्रेस के ही आनंद भास्कर रोपालू ने आंध्र प्रदेश के लिए अलग उच्च न्यायालय बनाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने मांग की कि राष्ट्रपति अधिसूचना जारी कर आंध्र प्रदेश के लिए अलग उच्च न्यायालय की स्थापना करवाई जानी चाहिए। शून्यकाल में कांग्रेस के रिपुन बोरा ने असम में आई भीषण बाढ़ का मुद्दा उठाते हुए कहा कि राज्य के 26 लाख लोग प्रभावित हैं और 26 लोगों की जान जा चुकी है। भाजपा के प्रभात झा ने शून्यकाल में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की कमी होने का मुद्दा उठाया। सपा के सुरेंद्र सिंह नागर ने उत्तर प्रदेश में आगरा एवं जेवर में नए हवाई अड्डे बनवाने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार को इसके लिए समुचित कदम उठाने चाहिए। बीजेपी के दिलीप तिर्की ने ओडिशा में आकाशीय बिजली के कारण लोगों के मारे जाने की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए सरकार से कहा कि इस मामले में वैज्ञानिकों से सलाह कर कुछ ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे इसके बारे में पूर्व में भविष्यवाणी की जा सके। शून्यकाल में ही सपा के नरेश अग्रवाल और कुछ सदस्यों ने जीएसटी संबंधी संविधान संशोधन विधेयक और उस पर लाए जाने वाले संशोधनों की प्रति सदस्यों को अभी तक नहीं वितरित किए जाने का मुद्दा उठाया। इस पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा को बताया कि पिछले 1 साल से सदन में लंबित विधेयक को 2 दिन पहले ही सचिवालय को सौंप दिया गया है। इसे सदस्यों के बीच वितरित किया जा चुका है। भोजनावकाश के बाद सदन में कर्मचारी भविष्य निधि से संबंधित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर सदस्यों ने सरकार से इस मुद्दे पर विभिन्न स्पष्टीकरण मांगे। इनका जवाब देते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कर्मचारी भविष्य निधि कोष के प्रबंधन में कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित रखने की प्रतिबद्धता जताई और कहा कि इस कोष के कुछ हिस्से को शेयर बाजार में लगाना सही दिशा में उठाया गया एक कदम है और दीर्घकाल में इससे अच्छा लाभ प्राप्त होगा। चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि शेयर बाजार में देश की सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों की प्रमुख कंपनियां शामिल हैं जो देश का गौरव है। इससे पहले इस मुद्दे पर सरकार से स्पष्टीकरण पूछते हुए अधिकतर दलों के सदस्यों ने कर्मचारियों की गाढ़ी कमाई को शेयर बाजार में लगाने से उसके डूब जाने की आशंका जताई और सरकार से जानना चाहा कि क्या वो हानि की स्थिति में कोई गारंटी दे सकती है। कांग्रेस के अहमद पटेल, शांताराम नाइक, आनंद भास्कर रापोलू, राजीव शुक्ला, दिग्विजय सिंह एवं मधुसूदन मिस्त्री, माकपा के तपन सेन और टी के रंगराजन, भाकपा के डी राजा, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन, द्रमुक के TKS इलांगोवन,
भाजपा के सत्यनारायण जटिया, अन्ना द्रमुक की विजला सत्यनाथन, बसपा के वीर सिंह, जदयू के हरिवंश, बीजेपी के दिलीप तिर्की, सपा के नरेश अग्रवाल, मनोनीत KTS तुलसी ने कर्मचारियों के भविष्य निधि की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न स्पष्टीकरण पूछे। सदन में इसके बाद प्रौद्योगिकी संस्थान संशोधन विधेयक 2016 पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा का जवाब देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने देश के विभिन्न IIT को गुणवत्ता केंद्रों के रूप में विकसित करने की प्रतिबद्धता जताई और स्पष्ट किया कि IIT में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांगों को फीस से पूरी तरह छूट दी गई है। उनके जवाब के बाद इस विधेयक को उच्च सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इससे पहले जावड़ेकर ने कहा कि सरकार न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बल्कि अनुसंधान आधारित शिक्षा पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि IIT में अच्छे अध्यापक हों। उन्होंने स्वीकार किया कि देश के IIT संकायों में 30% रिक्तियां हैं। उन्होंने कहा कि इन रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि IIT में वैश्विक स्तर के अध्यापकों की भर्ती की जाए। इसके लिए विदेशों में काम कर रहे भारतीयों से संपर्क किया जाएगा। विधेयक के माध्यम से IIT तिरुपति, IIT पलक्कड़, IIT गोवा, IIT धारवाड़, IIT भिलाई और IIT जम्मू के साथ ISM धनबाद को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में जोड़ा जा रहा है। इससे पहले विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए अधिकतर सदस्यों ने सरकार से कहा कि इन IIT में न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बल्कि अच्छे अध्यापक और बेहतर ढांचागत सुविधाओं पर भी ध्यान देना चाहिए। कुछ सदस्यों ने इन IIT में आरक्षण प्रावधानों को ढंग से लागू नहीं किए जाने पर चिंता जताई। कांग्रेस के राजीव गौड़ा ने कहा कि हमें अपने देश के सभी IIT को दक्षता केंद्र के रूप में विकसित करना पड़ेगा ताकि वो विश्व के शीर्ष संस्थानों से मुकाबला कर सके। भाजपा के शिव प्रताप शुक्ल ने जहां IIT में अच्छे अध्यापकों की आवश्यकता पर बल दिया, वहीं भाकपा के डी राजा ने कहा कि इन संस्थानों के परिसरों में आरक्षित वर्गों के छात्रों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा कि IIT के प्रबंधन में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। चर्चा में सपा के विशंबर प्रसाद निषाद, अन्ना द्रमुक के N गोकुल कृष्णन, तृणमूल कांग्रेस के M नदीमुल हक, माकपा के CP नारायण, बसपा के राजा राम, बीजेपी के दिलीप तिर्की, YSR कांग्रेस के V विजयसाई रेड्डी और भाजपा के प्रभाकर कोरे ने भाग लिया। सदन में इसके बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बेनामी संव्यवहार संशोधन विधेयक 2016 को चर्चा के लिए रखा और पारित होने के लिए इसको रखा। इसके साथ ही संसद समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।